हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024। इसमें हम कर रहे हैं फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डेली कर रहे हैं। ठीक है, चार पांच करके क्वेश्चंस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। और हम अभी से हमने पढ़ाई शुरू करवा दी है जिससे कि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना हो। और हमारा टारगेट है कि मैथ्स में आपके 50/50 आ जाए। ठीक है, तो इसी क्लास को स्पेशली हम लोग यूट्यूब पे लेके आए हैं। तो प्रवेश परीक्षा 2024 में है, लेकिन तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। कुछ क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है। और जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, टॉपिक की जो स्पेसिफिक क्लासेस हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली टॉपिक की हेल्प आपको करी जा रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। वंस अगेन वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे, देखिए। एक आदमी एक पुराना मोबाइल फोन 4,000 रुपए में खरीदता है और फिर उस पर 2,000 रुपए खर्च करता है। वह उसे 7,500 रुपए में बेच देता है और उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मैन बॉट एन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर ₹4,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट। ही सोल्ड इट फॉर ₹7,500। हिज गेन परसेंट इज। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक होते हैं, आजकल फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना होता है, लेकिन वो अभी समझा पाना 10 मिनट में 5 मिनट में समझा पाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, मुश्किल है ना। तो उसको आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को करना। देखो, ये चीज आपको समझनी है। दो चीजें हैं आपके पास, एक है कॉस्ट प्राइस जिसमें आप चीज को खरीदते हो यानी क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसमें आप चीज को बेचते हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस, अगर कोई नया सामान आपने खरीदा है और उस सामान को खरीद के आप घर तक लेके आए हो, तो घर तक लेके आए हो जब, तो उसमें भी आपने कुछ पैसे खर्च किए हुए हैं, आपने जो भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम उसमें पैसे दिए हुए हैं। तो क्रय मूल्य में जिस प्राइस पॉइंट पे आपने कोई सामान खरीदा है वो मूल्य और प्लस जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो दोनों जुड़ के क्रय मूल्य बनता है। सिमिलरली, अगर कोई पुरानी चीज आपने खरीदी है और उसको घर लाने से पहले उसमें कुछ खर्चा आपने किया है, तो वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में 4,000 रुपए आपका क्या है, उस सामान को खरीदा है और 2,000 रुपए उसमें खर्चा हुआ है। तो 4 और जय 2, 6,000 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब बेचता है उसको 7,500 रुपए में, 7,500 में उसको बेच दिया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमारा 6,000 रुपए खरीदा और 7,500 रुपए में बेच दिया। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1,500 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू है वो है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट रख दीजिए वैल्यू, प्रॉफिट है आपका 1,500, कॉस्ट प्राइस है आपका 6,000 और इंटू 100। ठीक है, सिंपल। आप जीरो से जो जीरो हमने काट दिए, एक जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, यानी 25% हमारा आंसर आ गया। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, ये फॉर्मूले यूज करने की आजकल आवश्यकता नहीं होती है, आप बहुत इजीली भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, छोटा सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2/3, 3/5 और 4/7 का लॉस ऑफ है। एलसीएम ऑफ 2/5, 3/5 एंड 4/7। अब भाई सिंपल एलसीएम तो आपको निकालना आता है ना, वो तो आपको आता है कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 2 3 4 का एलसीएम निकालना है तो आपको आता है क्या करना है। लेकिन जो फ्रैक्शन नंबर है उसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, देखो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि जो ऊपर होता है इसको अंश कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। जो नीचे होते हैं इसको कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर और हिंदी में हर कहा जाता है। तो अगर ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन होते हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है उसका एलसीएम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी नीचे जितने नंबर हैं उनका आपको एचसीएफ निकालना है और ऊपर जितने नंबर हैं उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, यानी हिंदी में अगर बोलूं तो ऊपर लॉस ऑफ निकालना है और नीचे मॉस ऑफ निकालना है। तो जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या क्या है जरा हम देख लेते हैं। 2/3 है,
और 3/5 है और 4/7 है। इसका हमें लॉसा निकालना है, तो लॉसा का फॉर्मूला फ्रैक्शन के लिए आपका ये होता है, ठीक है, एलसीएम ऑफ एन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ एन यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम, मैं लिख के कर रहा हूं, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 अपॉन एचसीएफ यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 5 और 7। इतना क्लियर है? तो भाई सबसे पहले 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो, बहुत सिंपल है। तीनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हो तो एलसीएम बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसका एलसीएम 12 होगा, आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको ऐसे निकाल लो यार। चलो ये भी बता देता हूँ। 2, 3, 4, 2 1 कम 2, 3 और 2, ठीक है, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 2, तो 3 से और 2 से यानी 3 2 6 और 2 12 इसका एलसीएम हो गया। इतना क्लियर है? तो 12 इसका एलसीएम हो गया। अब 3, 5, 7 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत छोटा सा सवाल है, बड़ा भी है छोटा भी है। अगर आपको आता है तो बहुत छोटा है, अगर नहीं आता तो बड़ा है। तो 3, 5, 7 का एचसीएफ कैसे निकलेगा? सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे हम 5 को, छोटे नंबर्स को लेते हैं। तो 3 से जब हम 5 को डिवाइड करते हैं, 3 1 3 और नीचे आता है आपका 1। मतलब पहले 3 और 5 का एचसीएफ निकालो, जो नंबर आएगा उससे 7 का एचसीएफ निकालो। 1 आया, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, यानी 1 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा एचसीएफ 1, यानी 3 और 5 का जो एचसीएफ आया वो 1 आया। एचसीएफ निकालना आपको आता ही होगा, है ना। 3 से 5 को मतलब छोटे नंबर का ले लिया और 1 कर दिया, ठीक है, 1 हो गया। अब 1 और 7 का एचसीएफ, अगर किसी एक नंबर को आपको 1 के साथ उसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 1 ही उसका आंसर होता है। करना चाहो कर लो, 1 से 7 को डिवाइड करोगे, 1 7 जा 7, नीचे आ गया 0, यानी 1 आपका एचसीएफ, यानी 12 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 12 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम निकालना है तो एक फॉर्मूला है, ऊपर जितने नंबर आपको दिख रहे हैं उसका एलसीएम निकालोगे और नीचे जितने नंबर आपको दिख रहे हैं उसका क्या निकालोगे आप, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ a इंटू बी, मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपको दिख जाएगा, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर देन फाइंड c इंटू 7। अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं यार, a इंटू बी दे रखा है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इंटू नहीं है, ये एक स्टार है, दिस इज नॉट इनटू, ये एक स्टार है। आपको एक कंडीशन दी गई है कि ए अगर कोई संख्या है और बी अगर कोई संख्या है, अगर उसके बीच में कोई स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब होगा ए पहली संख्या और दोनों संख्या दूसरी संख्या को जोड़ोगे और फिर उसका स्क्वायर कर दोगे। तो सिंपली यह है आपका 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर हम सबको पता है 100 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। समझ में आ गया? पक्का? चलो बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 89071 में 9 अंकीय जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या है? अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जब इन वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज यानी 50 के आसपास व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, 50 बच्चे जुड़ जाएंगे, तो जो हमारी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। मुझे रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाता हूँ अकेडमी पे भी, कम से कम 1000 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। क्यूट्रिक्स पे जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो भी 1000 से ऊपर हो चुकी हैं। रिकॉर्ड करना मेरे लिए भी उतना डिफिकल्ट है, लेकिन टीम ने मुझसे कहा कि नहीं आप सर रिकॉर्ड करिए, क्योंकि अभी बच्चे हमारे पास नहीं है, जब बच्चे आपके पास आएंगे तो आप लाइव कर लीजिएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइव पढ़ोगे तो आपको जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी पाओगे और मैं आपको उस समय उसको क्लियर भी कर दूंगा। अब यहाँ पे 2 टर्म है, कौन कौन से हैं? एक है आपका फेस वैल्यू, एक है आपका प्लेस वैल्यू, 2 चीजें हैं। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी अंकीय मान यानी जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। अंकीय जातीय थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, आप फेस और प्लेस याद रखो, है ना। देखो नाम से ही डिसाइडेड है, फेस यानी चेहरा, यानी चेहरा, और प्लेस, प्लेस का मतलब है जगह, स्थान। इसका 9 का ध्यान से देखिएगा, 9 कहां पर है इसमें, ये रहा हमारा 9। तो फेस वैल्यू, किसी भी अंक की फेस वैल्यू वो अंक खुद ही होता है, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है। क्योंकि भाई मेरा चेहरा है तो मेरी फेस वैल्यू क्या है, मेरा फेस ही तो मेरी फेस वैल्यू है।
है ना। तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। जहां तक प्लेस वैल्यू का सवाल है वो आप कैसे निकालोगे, नंबर लिखो, जो संख्या का आपको प्लेस वैल्यू पूछा गया उस संख्या के नीचे वो संख्या लिख लो और उसके आगे सारे जितने भी नंबर है उसको 0 कर दो, दैट्स ऑल। तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 9000 हो गई। समझ में आया कैसे निकालना है। तो 9000 आपका प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू आपका 9 हो गया, इन दोनों का योग आपसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो गया 9009, यानी ऑप्शन डी 9009। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखें, पक्का। चलो जी, अगला प्रश्न क्या है, 256 की पावर 3/4 का मान, 256 की पावर 3/4 का मान। बहुत टफ लग रहा है ना, अरे सर पावर वो भी 3 अपॉन में कैसे करेंगे, अरे चुटकियों में हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले हम 256 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर समझ में आता है ऐसे, ठीक है। तो 2 से करेंगे पहले, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना, ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। तो यहाँ पे जो नंबर हमारा आया वो 2 की पावर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो आया आपका 2 की पावर 8 आया। ठीक है, 2 की पावर 8 आया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 8 आ गया। ठीक है, इसको आप 4 की पावर में भी लिख सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके सिखाऊंगा। पहले हम 2 की पावर में लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से फिलहाल इरेज कर देता हूं। तो 256 को हम दो फॉर्मूले में लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 256 को क्या, एक तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। दूसरा हम अगर 4 की फॉर्म में इसको लिखना चाहें, अगर लिखना चाहें 4 की फॉर्मेट में, तो कैसे लिखेंगे, तो ये जैसे 4 की फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, देखो ये एक 4 है, ये एक 4 है, ये एक 4 है, ये एक 4 है, यानी 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। अरे भाई हम और भी तो कर सकते हैं, हम 256 को 8 की पावर भी तो लिख सकते हैं। 3 3 का पेयर ले लो, 2 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो नहीं लिख सकते, समझ में आ गया। 2 और 4 में लिख सकते हैं, 8 में हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 2 हमारा कम पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो 2 और 4 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले मैं इससे सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर मैं इससे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो चीज मैंने लिखी हुई है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इससे सॉल्व करेंगे। तो 256 की जगह पे मैं 2 टू दी पावर 8 रख दे रहा हूं और फिर इसकी पावर है 3/4। अब ये पावर का एक ना बहुत सीधा सा कंसेप्ट होता है, क्या होता है, अगर जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर 2 की पावर 4 लिखा हुआ है और उसकी पावर 8 लिखा हुआ है, तो ये दोनों जो पावर है आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी इसका जो मान होता है वो 2 की पावर 4 गुणा 8 होता है। सिमिलर यहां भी लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 की पावर 8 गुणा 3/4। ठीक है, हो गया सॉल्व। 4 से इसको काट दो क्योंकि पावर है, ध्यान रखिएगा 2 तो बड़ा है ना, चलो मैं 2 को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 2 को बड़ा लिख दिया, ये सब पावर में लिखा हुआ है। 4 2 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 गुणा 2 गुणा 2, कितना होता है 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तुम्हारा आंसर आ गया 64। तो एक तो हमने ये किया 2 की पावर में, अब एक हम 4 की पावर में भी करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो 4 की पावर 4, 256 को हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसकी पावर हो जाएगा 3/4। तो फिर से वही 4 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 4 की पावर क्यूब, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, आंसर हर केस में सेम आएगा, दैट इज 64। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं बहुत कम क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके लिए क्योंकि अभी स्ट्रेंथ नहीं है, धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के नंबर ही बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत डीप में आपको समझाने की कोशिश करी है। लाइक ज़रूर कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्लास को अटेंड करो, देखो ध्यान से, नहीं तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। डीएलएड निकाल लो भैया, आपको पता है नौकरी की कितनी मारामारी है, जॉब की कितनी प्रॉब्लम है। सबसे आसान एग्जाम है, इतना ईजी एग्जाम है ना, इतना ईजी एग्जाम उत्तराखंड में नहीं हो सकता क्योंकि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कराती है, ना कि यूके SSS कराती है, ना ही यूके PSC कराती है। ये पेपर कौन कराता है, रामनगर में बोर्ड है ना, जिसका 11th 12th में पेपर दिया होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने दिया होगा, तो वही बोर्ड कराता है ये पेपर। तो जब तक इजी है तब तक कर लो, टफ हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए आसान है,
करो, बहुत इजीली स्कोर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ डे 6 में यानी कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रेप अड्डा से बाकी जो आपके 3 सब्जेक्ट है उनके प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।